Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट 1। जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइम टेबल आ चुका है और अब हम लोग को पूरा जी जान लगा देना है पढ़ाई की ओर और सारा सेट रिवीजन कर लेना है। मैं आपको रेगुलर सारा सेट कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर क्या होगा आपका? बाबर। आगे चलते हैं। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? तो 1857। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो आंसर होगा इसका बैरकपुर। अब चलते हैं। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातें की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन करेंगे। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। तो विश्व युद्ध के दौरान पहली भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े और भारतीय समर्थन के लिए एक टोकन के रूप में ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के रूप में एहसान वापस कर सकते हैं। लगभग 74,000 सैनिकों की बलि दी गई और बदले में कुछ भी नहीं दिया गया। किफायती मुद्दे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे भारत में कई आर्थिक मुद्दे थे। हर उत्पादक की कीमत बढ़ रही थी और दूसरी तरफ किसानों को अपने कृषि उत्पादकों के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी। तीसरा देखते हैं, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट ने भारतीय की स्वतंत्रता को दूसरे स्तर पर नकार दिया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उन्हें उचित प्रशिक्षण के अधिकार के बिना जेल में रख सकते हैं। इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रमुख कारणों में से एक को जन्म दिया। आगे चलते हैं। जालियांवाला बाग हादसा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ जालियांवाला नरसंहार हर भारतीयों में रोष और आग भर देने वाली घटना थी। जो ब्रिटिश सरकार में सबसे कम विश्वास था। इस नरसंहार में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर 379 लोग मारे गए और 1200 घायल निहत्थे नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया। खिलाफत आंदोलन ताते। उस समय मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख टर्की का सुल्तान माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में जब टर्की को अंग्रेजों ने हराया था, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद हकीम, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन के रूप में एक समिति का गठन किया गया था। इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का कार्य किया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के नेता नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह अधिकार कई कारणों से मौलिक है। चलिए, पहला, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा, यह अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल्य रूप से आवश्यक है।
इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरोध हो जाएगा। तीसरा, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। चौथा, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते। आगे चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी? पहला तो आपका, सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस लिए। दूसरा, जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। सरकार को दिए जाने वाली लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। चौथा, जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए भूमि का कर 10/11 भाग सरकारी को देना पड़ता था, शेष 1/11 अपने पास रख सकते। पांचवा, सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर की अदायगी से जमींदारों की असमर्था होने पर सरकार द्वारा उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर यह राशि वसूल की जाती थी। छठा, भूमि कर की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार का कोई और कर या नजराना आदि जमींदारों को नहीं चुकाना होता था। आगे चलते हैं। किसानों और जमींदारों के आपसी विवादों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैंने उपनिवेशवाद चैप्टर बनाया हुआ है हिस्ट्री का, क्लास 12 का। जिन्होंने नहीं देखा है वो बेसिक से मैंने उसमें पढ़ा है, तो आप जाकर उसको देखें। मेरे चैनल पे वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, आप जाकर उसको देख लें। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत नामक स्थान में जहीर उद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद के सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत का युद्ध उन सभी लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों द्वारा बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण निम्नलिखित है। पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई, जिनके मध्य 21 अप्रैल को युद्ध प्रारंभ हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या? तो यह 1002 पन्नों की एक रिपोर्ट थी। इसमें जमींदारों और किसानों की अर्जियां शामिल थी, जिसमें उन्होंने कर माफी की अपील की थी। इसमें अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट भी शामिल थी। साथ ही साथ इसमें राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित जानकारियां भी थी। इसमें जमींदारों की नीलामी होने और जमींदारों द्वारा अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए अपनाए जाने वाले नए नए हथकंडे का वर्णन भी किया गया था। इन सभी रिपोर्टों पर ब्रिटेन की संसद में गंभीर बहस की गई। इन रिपोर्टों के आधार पर 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कंपनी के प्रशासन से संबंधित कई अधिनियम यानी कानून बनाए गए। कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए समितियां बनाई गई। भारत में प्रशासन से संबंधित रिपोर्टों को भेजने के लिए कंपनी को मजबूर किया गया। आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताएं। तो संथाल विद्रोह के बारे में देखते हैं। जब सरकारी अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों पर अत्याचार तथा शोषण किया गया, जिसके विरोध में संथालों ने एक विद्रोह को आरंभ किया, इसे ही संथाल विद्रोह की संज्ञा दी गई। यह विद्रोह 1855 से 1846 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिनका नेतृत्व सिद्धू तथा कानू ने किया। इस विद्रोह के अंतर्गत सरकारों ने जमींदारों के समायोजन के घरों को लूटा, खदानों को छीना। सरकारी अधिकारियों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मारपीट करके उनका दमन प्रारंभ किया, जिससे विद्रोह करने वाले वैसे संथाल और अधिक उग्र हो गए। चलिए आगे चलते। संथाल ने सिद्धू तथा कानू को ईश्वर के भेजे हुए दूत माना और उन्हें विश्वास था कि यह इनके शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। संथाल अस्त्र शस्त्र, तीर कमान, भाला, कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए और अंग्रेजों तथा जमींदारों से धमकी के साथ 3 मांग प्रस्तुत की। पहला मांग क्या था उनका? तो उनका शोषण बंद किया जाए। दूसरा, उनका जमीन वापस किया जाए। तीसरा,
उनको स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए। फिर आगे चलते हैं। कंपनी द्वारा इन चेतावनी पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण संथालों ने जमींदारों साहूकारों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिए। आगे चलते हैं। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, तो चलिए देखते हैं। अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर ने अपने समय में भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। अकबर ने सम्राट बनने के बाद न केवल अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया बल्कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। जब अकबर का पिता हुमायूं मृत्यु को प्राप्त हुआ तब अकबर अल्प आयु था और बैरम खां की देखरेख में अकबर ने राजगद्दी संभाला। धीरे धीरे अपने कुशल नेतृत्व से अकबर ने राज्य का संगठन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अकबर ने सर्वधर्म स्वभाव की नीति अपनाई और इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों के प्रति भी उदारवादी नीति अपनाई। अकबर ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की कुछ संयुक्त बातों को लेकर अपना स्वयं का धर्म दीन इलाही धर्म भी चलाया। अकबर ने 9 रत्नों में से लगभग 4 नवरत्न हिंदू थे। अकबर के दरबार में भी अनेक हिंदू उच्च पदों में आसीन थे जिनमें बीरबल, मान सिंह, टोडरमल आदि के नाम प्रमुख है। इसी कारण हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र में उसका साम्राज्य बढ़ता गया। अपने समय में सभी धर्म को समान भाव लेकर हिंदू संस्कृति को भी अपना लिया था। अकबर के समय हिंदू धर्म और संस्कृति की उदारता की नीति अपनाई गई। इसी कारण अपने समय में अकबर हिंदू जनता में सहज रूप स्वीकार हो गया। अकबर ने अपने साम्राज्य के सभी क्षेत्रों को एकता के सूत्र में पिरो दिया था। यही कारण है कि अकबर को एक राष्ट्रीय शासक माना जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें तो 1919 से 1947 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चंपारण तथा खेरा में किसानों आंदोलन, अहमदाबाद में श्रमिकों के आंदोलनों के नेतृत्व कर गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना लिया था। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं दिशा प्रदान किया। इन संघर्षों के बाद अतः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। सरकार का संसदीय स्वरूप भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें तो पहला कारण था आपका अंग्रेजों द्वारा भारत को कमजोर करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण देश में संप्रदायवाद का बीजारोपण हुआ और उसका अंत भारत के विभाजन में हुआ। दूसरा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हिंदुओं की समृद्धि एवं प्रभुत्व के कारण कुछ मुसलमान नेता अलगाव की नीति पर चलते रहे। यही प्रवृत्ति आगे चलकर मुस्लिम सांप्रदायिकता में बदल गई। तीसरा, हिंदू मुसलमानों के साथ खान पान से परहेज करते थे। इसकी प्रतिक्रिया में मुसलमानों ने हिंदुओं से घृणा किया और अपने अलग देश के संबंध में सोचने लगे। चौथा, हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक पार्टियों ने दोनों संप्रदायों के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया जिसकी परिणति विभाजन में हुई। पांचवा देखते हैं। 1946 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की जीत एवं मुस्लिम लीग की हार ने दोनों के बीच राजनीतिक खाई को और चौड़ा कर दिया। 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा दंगों ने आग में घी का काम किया। आगे चलते हैं। छठा देखते हैं। क्रिप्स मिशन ने कैबिनेट मिशन तथा लॉर्ड माउंटेन की कुटिल चालों के कारण देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सत्ता के लालच ने भी कांग्रेस के कतिपय नेताओं को
विभाजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक दंगों एवं दबाव के बीच अखंडता की कल्पना करना बेकार था, अतः वर्तमान परिस्थिति में विभाजन अपरिहार्य हो गया और इसे स्वीकार करना ही देश के हित में था। तो चलिए, आज ये सेट पूरी तरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।